हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है टू मच ऑफ ए गुड थिंग। इसका मतलब 4 जेनेटिक म्यूटेशंस जो कभी हमारे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी थे, अब हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बुक आपको 2 लफ्ज़ में बताते हैं। हमारे पूर्वज जिस तरह के वातावरण में रहते थे वह पूरी तरह बदल चुका है। इस किताब में यह समझाया गया है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से किस तरह हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह किताब किनको पढ़नी चाहिए? जिनको मोटापा, हाई बीपी जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग इस साइंस की जेनेटिक्स या इवोल्यूशन ब्रांच में रुचि रखते हैं। अध्याय नंबर 1। हमारा शरीर आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए नहीं बना है। पहले लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती थी। वो मेहनत करते थे और खा पी कर सो जाते थे। उनके पास भरपूर समय होता था। धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें बढ़ी और उसे पूरा करने के लिए तरह तरह की इनोवेशन हुए। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति इसी का नतीजा था। इसके साथ ही दुनिया भर में बदलाव की लहर चल पड़ी। जो चीज़ कम होती गई वो था समय। हमारी सुस्त ज़िंदगी अचानक भागने लगी और हर रोज़ इसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही है। हमारा शरीर भी एक मशीन ही है जो इस रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। दरअसल हमारा शरीर आज भी उसी पुराने ज़माने की आदि बना हुआ है। हमारे पूर्वज जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे और किसी काम के लिए टाइम बाउंड नहीं थे। आज हमारा हर काम घड़ी की सुई के टिक टिक के हिसाब से तय होता है और आज इतने चैलेंज है कि यह 24 घंटे भी कम पड़ने लगते हैं और मजबूरन हमें भागना पड़ता है। स्मार्टफोन और टीवी जैसे गैजेट्स के भी अपने नुकसान हैं और इन सब की वजह से हमारे सोने, जागने, खाने पीने जैसी हर आदत बदलती जा रही है, लेकिन हमारा शरीर तो वही है ना। इस समरी में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर मॉडर्न लाइफ स्टाइल से तालमेल बिठाने के लिए जूझता है और बीमारियों का शिकार होने लगता है। आप यह भी जानेंगे कि इन सब से बचने का रास्ता क्या है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि हमारे पूर्वजों का खान पान कैसा था और वो क्यों एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लिया करते थे। कैसे पुराने दौर में एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित होती थी और जापान में किस तरह लोग अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं। जिस तरह बुजुर्गों को कंप्यूटर जैसे किसी नए गैजेट को समझने और उसका इस्तेमाल करने में वक्त लगता है, उसी तरह हमारे शरीर को भी नए बदलावों के मुताबिक खुद को ढालने में वक्त लगता है। आज से करीब 60,000 साल पहले तक लोग अफ्रीकन इलाकों में रहते थे और उनकी स्किन डार्क थी। उनको अच्छी सनलाइट मिलती थी, जिसकी मदद से उनकी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में बनता था। जब लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया और ऐसे इलाकों में गए जहां सूरज की रोशनी कम होती थी, तो उनमें विटामिन डी की कमी होने लगी। विटामिन डी हमारी हड्डियों को ग्रोथ और मजबूती के लिए ज़रूरी होता है और इसके कमी सर्वाइवर के लिए एक चैलेंज बनने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर इस बदलाव को अडॉप्ट करने लगा और इसी कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक चेंज हुए, जिससे उनका स्किन टोन लाइटर हो गया। विटामिन डी प्रोडक्शन का संबंध स्किन कलर से है। लाइट स्किन ज़्यादा विटामिन डी बनाती है। इस तरह यह जेनेटिक बदलाव उस वक्त बहुत ज़रूरी था और यह खूबी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती गई, लेकिन इसके लिए वक्त लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है कि हमारे शरीर को उसके मुताबिक ढलने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। आदिकाल में इंसान भोजन की खोज में भटकता था, मेहनत करके पसीना बहाता था। जंगलों में रहने के अपने खतरे थे, जिनसे निपटने के लिए फिजिकल फिटनेस ज़रूरी हुआ करती थी। आज हर चीज़ एक बटन के क्लिक पर मिल जाती है। शारीरिक श्रम की जगह मानसिक श्रम ने ले ली है और हमारे शरीर पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ा है। अध्याय नंबर 2। एक ज़माना था जब भोजन की तलाश में मीलों भटकना पड़ता था और आज इतनी चीज़ें मिल जाती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या खाएं। जीने के लिए भोजन ज़रूरी है और इससे भी ज़रूरी है इसको सही अमाउंट में खाना। आज तो हर चीज़ इंस्टेंट मिल जाती है। आप बाज़ार जाइए और बना बनाया खाना खा लीजिए।
घर बैठे खाना ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले कंडीशन अलग थी। लोगों को खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। जब तक खेती की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक वो भोजन का मेन सोर्स जानवरों का मीट हुआ करता था, जो कभी मिलता और कभी नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए शिकार करना पड़ता था। उस वक्त शरीर की कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फैट एक अच्छा ऑप्शन था। हालांकि तब कैलोरी जैसी चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था, पर भोजन से ताकत मिलती थी, इतना बेसिक सी बात समझना भी मुश्किल नहीं था। यही वजह है कि हमारे पूर्वज एक दिन में 9 पाउंड तक मीट खा लिया करते थे, ताकि आने वाले कुछ दिनों तक के लिए काम चल जाए। जब भी खाना मिल जाए तब खा लो, यही उस वक्त का रूल था। फैट ज़्यादा खाने की वजह से यह उनके शरीर में एक एनर्जी रिजर्व की तरह स्टोर होती थी और उन्हीं की हिप्स पेट और जांघा पर जमा होती रहती थी। ये एक तरह का सर्वाइवल मेथड था। ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को इस फैट डिपोजिशन की वजह से गर्माहट भी मिलती रहती थी। आज हालात अलग है। आज न तो हमें भोजन की कमी है कि हम एक बार में एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खा ले, और न ही शरीर को गर्म रखने के लिए इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए कपड़े और घर हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक मेकअप इस तरह का है कि हम वज़न जल्दी बढ़ा लेते हैं, पर इसे कम करना मुश्किल होता है। वज़न कम होते जाने के साथ हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। अगर हमारे वज़न का 1% कम हो जाए तो हमें 20 कैलोरी कम कर देनी चाहिए। यानी अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो कुछ हफ्तों का नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए एक सही डाइट प्लान फॉलो करना होगा। 2012 में डॉक्टर प्रिया सुमित्रा ने एक रिसर्च में यह पाया कि जब हम वज़न कम करते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमें ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। जब भोजन की कमी रहा करती थी तब यह मैकेनिज्म सही था, पर आज इस वजह से मोटापा बढ़ रहा है। एक समय था जब हमारे शरीर में पानी और सोडियम की कमी हो जाया करती थी, और अब इनकी अधिकता बुरी बन रही है। हमने हमेशा सुना है कि जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक, दौड़ना अच्छी आते हैं जो हमें फिट रखती है, पर रेगिस्तानी और सूखे इलाकों में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ यह नुकसानदायक है। जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तब से लेकर मध्यकाल तक डिहाइड्रेशन एक बहुत आम बात थी, क्योंकि तब लोग मेहनत और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा किया करते थे, पर पीने के लिए साफ पानी की कमी होती थी। इतिहास में इससे जुड़ी एक घटना मिलती है। 490 बीसी में ग्रीस और ईरान के बीच लड़ाई हुई, जिसमें ग्रीस की जीत हुई। उस समय संदेश भेजने के लिए लोग पैदल ही जाया करते थे। यह संदेश लेकर फिलिपिड्स नाम के एक आदमी एथेंस की तरफ गया। यह खबर जल्द सुनाना जरूरी था, इसलिए वह लगातार दौड़ता रहा। रेगिस्तानी इलाकों से गुजरने और वातावरण की गर्मी की वजह से उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना बहाता गया। इसकी वजह से उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। पानी और सोडियम की बचत करने के लिए उसके शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा। कहा जाता है कि जैसे कि उसने मैसेज डिलीवरी किया, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हमारा शरीर एक मैकेनिज्म होता है जो पानी, सोडियम, ग्लूकोज या ऐसे ही किसी और कमी को पूरा करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, पर इसके नुकसान भी है। जब कभी हमारे शरीर से पानी निकलता है, जैसे यूरिनेशन, स्वेटिंग या डायरिया में, तो पानी के साथ सोडियम भी निकलता है। इसकी वजह से ब्लड लेवल भी प्रभावित होता है और बीपी कम होने लगता है। और इसके विपरीत जब पानी और सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो बीपी बढ़ जाती है। हमारी पहली जनरेशन के लिए डिहाइड्रेशन एक बड़ा ख़तरा था, इसलिए जेनेटिक बदलाव हुए और ऐसे हार्मोन बने जिनकी वजह से हमारे सिस्टम में सोडियम ज़्यादा बना रहता था। उस वक्त ये एक ब्लेसिंग थी, पर आज ये चीज़ हमारा नुकसान कर रही है। आज हमारा सोडियम इनटेक वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में हाई बीपी से होने वाली मृत्यु दर 15% है। अध्याय नंबर 3। डर और घबराहट कभी एक सर्वाइवल ट्रेट था जो हमारी रक्षा करता था, पर आज इसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। पहले मानव एक घुमतू प्रजाति था
तब जंगलों में रहने और यहाँ वहाँ भटकने की वजह से हमेशा खतरा बना रहता था। यह खतरा नेचुरल डिजास्टर का हो सकता था, बीमारियों का भी और जानवरों का और दूसरी टोलियों के आक्रमण का भी। हालांकि आज भी कुछ ऐसे समूह हैं जो इसी तरह से जी रहे हैं, जैसे पैराग्वे में रहने वाले शिकारी कबीले, जहां आपसी लड़ाई में ही अनेक मौत हो जाती है। उस वक्त डरना एक ही तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता था। लोग खतरा महसूस करते थे और उससे डरते थे, इस वजह से जल्द अपने बचाव का रास्ता ढूंढते थे। यह गुण भी उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र किया। 2004 में रेनडोल्फ नेसे नाम की एक साइकियाट्रिस्ट ने अपनी स्टडी में बताया कि जब लोग अपनी जान बचाने के लिए डरकर भागते थे तो सिर्फ 200 कैलोरी खर्च होती थी, पर किसी चोट या हादसे का शिकार होने पर अगले कुछ ही दिनों में 20,000 कैलोरी तक खर्च हो जाती थी, क्योंकि जब वो खाना नहीं ढूंढ पाते थे, यानी डरकर भागना सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी था। ये आदत हम में से आज भी है, जबकि अब हमारे पास इस तरह के खतरे नहीं है। हम एक आरामदायक घर में रहते हैं, कोई समूह दूसरे पर यूं ही हमला नहीं करता। अब घबराने की यह आदत हमें एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। आज हमारे पास अलग अलग तरह के चैलेंज हैं जो उतने बड़े नहीं हैं, पर इतनी ज़्यादा चिंता करने की आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल स्ट्रेस हार्मोन को और बढ़ा रही है। हमारे पास काम की टारगेट और डेडलाइन होती है। हम हर जगह एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। हमें असफलता का डर है और इसी वजह से हम लगातार चिंता और तनाव में जीते रहते हैं। यह एक और ऐसा जेनेटिक बदलाव है जो हमारी जान बचाने के लिए ही हुआ था, पर आज हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग का फ़ायदा यह है कि ब्लडिंग रोककर हमारी जान बचाती रही है, पर इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब चोट लगती है तो जल्दी ही ब्लड क्लॉट हो जाता है, इससे ज़्यादा खून नहीं बहता और कंडीशन क्रिटिकल नहीं होने पाती। जब तक मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, ब्लड लॉस फैटल हुआ करता था। डिलीवरी के वक्त या फिर शिकार करते हुए चोट लगने की वजह से होने वाले डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ब्लड क्लॉटिंग उस वक्त एक एडवांटेज थी। खून की एक बूंद में लगभग 1.5 करोड़ प्लेटलेट्स होती है। यह चोट की जगह पर जम जाती है और खून बहना रोक देती है। इनसे एक केमिकल सिग्नल भी रिलीज होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की दूसरी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है। एक ज़माने में यह क्वालिटी हमारी जान बचाती थी, पर आज ये हमारे दिल के लिए खतरा बन रहा है। अनहेल्दी डाइट इसे और बढ़ा रही है। अगर अनसैचुरेटेड फैट और आर्टिफिशियल ट्रांस फैट ज़्यादा कंज्यूम की जाए तो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उनके फटने का खतरा बढ़ने लगता है। जब ये वेसल्स फटती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होकर क्लॉट बनने लगती है ताकि ये चोट सील की जा सके। जब ये क्लॉट कोलेस्ट्रॉल लेयर के ऊपर बन जाता है तो ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है और दिल का दौरा होने का रिस्क बढ़ने लगता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी भी हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा रही है और जीन्स में ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन आज ये हमारे लिए ख़तरा बन रही है। अब तक हमने पढ़ा है कि किस तरह समय पर हमारा जेनेटिक मेकअप बदला जो उस वक्त के हिसाब से ज़रूरी था, लेकिन आज इनके नुकसान भी नज़र आ रहे हैं। हमारा शरीर इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, इससे अगले चैप्टर में समझाया गया है। अध्याय नंबर 4। ज़रूरत के मुताबिक हमारी जीन्स में बदलाव आता रहा है, पर इसे आधुनिक दौर की बीमारियों से निपटने के लिए तैयार होने में अभी बहुत देर है। अगर बदलती लाइफ स्टाइल के साथ एक ऐसा जीन इवॉल्व हो जाता है जो कैंसर, डायबिटीज़ या दिल की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है तो कितना अच्छा होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी संभावना खोजी जा रही है, पर प्राकृतिक तौर पर ऐसा जेनेटिक म्यूटेंट्स असंभव लगता है। नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में उन जीन्स का ट्रांसफ़र नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है जो किसी इंसान के सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन को नेगेटिवली प्रभावित करती है। मोटापा या डायबिटीज़ इस सर्वाइवल प्रॉब्लम क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। स्टडी बताती है कि मोटापा और डायबिटीज़ से फर्टिलिटी कम होती है, पर इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन जैसे एडवांस तरीक़ों से इसका हल ढूंढा जा सकता है। यानी ये बीमारी हमारी नॉर्मल लाइफ में रुकावट डालती है, पर ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र भी होती है। एक ग्लोबल जेनेटिक म्यूटेंट्स का चांस भी लगभग नामुमकिन है। इमिग्रेंट्स की वजह से किसी क्षेत्र का जेनेटिक पूल बदलता ज़रूर है, पर एक ख़ास जीन का इतनी बड़ी आबादी में हर एक व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो पाना मुमकिन नहीं है। या फिर वहीं तेज़ी से बदलते वातावरण के अनुसार बॉडी के धीमे अडॉप्टेशन की बात आ जाती है। अगर कोई जेनेटिक बदलाव होना भी है तो इसमें बहुत समय चाहिए। कुछ ट्रेट बहुत आसानी से जनरेशन में पास भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बच्चे जिनका सनलाइट से एक्सपोजर कम होता है, उनकी मायोपिया होने का चांस ज़्यादा होता है और यह उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी देखा जाता है। एक थ्योरी यह भी कहती है कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि हमारी किडनी एक्सेस सोडियम को ब्लड से फिल्टर करके हमारे सिस्टम से बाहर करने लगे और यह गुण हमारी आने वाले जनरेशन में भी पास हो जाए। हालांकि यह थ्योरी अपनी प्राइमरी स्टेज पर है और अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। आज हम जो अच्छी तरह जानते हैं वह यह है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से निपटने में अभी हमारे पास किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है जो जेनेटिक म्यूटेशंस कर सके। अगर आप अपने फूड हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे किसी ग्रुप में शामिल होकर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जानी मानी टीवी पर्सन ओपरा विनफ्रे ने जब 1988 में अपना वज़न 67 पाउंड कम किया था तो यह खबर सुर्खियों में थी। इसके बाद उनका वज़न घटता बढ़ता रहा, जो 2008 में 200 पाउंड के लेवल तक पहुंच गया। एक मेहनती और मजबूत इरादे वाली महिला होने के बावजूद वो अपना वज़न कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आप इसका एक आसान सा जवाब सोच लेंगे कि उनमें विल पावर की कमी है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। ओपरा की तरह यूएस के प्रेसिडेंट रहे विलियम हावर्ड टेफ्ट भी ओवरवेट थे। 1909 में जब वो राष्ट्रपति बने तब उनका वज़न 354 पाउंड था। उन्होंने भी इसे कम करने की बहुत कोशिश की थी। सच कहा जाए तो सिर्फ पक्का इरादा करना या मजबूत विल पावर होना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक रेगुलर मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, जो हमें अपने आसपास के फिट और हेल्थ को लेकर जागरूक रहने वाले लोगों से मिल सकता है। यानी अगर हम मिलकर कोशिश करें तो बेहतर नतीजे मिलते हैं। इसमें सरकारें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ब्रिटिश सरकार ने अपने फूड प्रोडक्ट बनाने वालों को इस बात के लिए राज़ी किया कि वो अपने प्रोडक्ट में नमक की मात्रा 20 से 30% कम कर दे। इस तरह फिनलैंड में भी एक अवेयरनेस ड्राइव की मदद से लोगों को खाने में सोडियम कंटेंट 25% यानी 25% कम करने के लिए तैयार किया गया। इसकी वजह से वहाँ के लोगों में हाई बीपी या उससे होने वाली दूसरी बीमारियों में कमी आने लगी। मोटापे से लड़ने में कल्चर बिलीफ भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ मोटापे की दर सिर्फ 5% है। वहाँ सरकार ने 2008 में एक कानून बनाया था जिसके अनुसार 40 से 70 साल के बीच के लोगों को हर साल अपनी कमर का नाप लेना जरूरी होता है। पुरुष के लिए इसको मैक्सिमम लिमिट 33 से 33.5 इंच और महिलाओं के लिए 35.4 इंच रखी गई है। इससे ज़्यादा होने पर उनकी डाइट काउंसलिंग की जाती है। अध्याय नंबर 5। दवा कंपनियां बहुत सी रिसर्च को फंड करती है और इसके अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। आज के दौर में होने वाली बीमारियां बहुत बड़ी ज़रूर है, पर इनको मैनेज भी किया जा रहा है। बिल क्लिंटन को सही देख लीजिए, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, पर सही दवाइयों और एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के दम पर वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दवा कंपनियां लगातार रिसर्च करवाती रहती है और चिकित्सा क्षेत्र को अपडेट बनाती रहती है। उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे एचआईवी को ले लीजिए, जिस पर काफ़ी सालों से रिसर्च की जा रही है, पर अभी तक इसकी कोई क्योर या प्रिवेंशन नहीं मिल पाया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी तो फिर मिल गई है कि लगभग 1% इंसानों में म्यूटेशन से एचआईवी रेजिस्टेंट जीन डेवलपमेंट हो चुका है। इससे जुड़ी एक घटना 2007 में सामने आई थी। टिमोथी रे ब्राउन, जिन्होंने बर्लिन पेशेंट कहा गया था, नाम के एक मरीज को ब्लड कैंसर हो और एड्स था। अपने आखिरी दिनों में उन्हें एक डोनर मिला जिसमें एचआईवी
रेजिस्टेंट जीन डेवलप हो चुकी थी। जब ब्राउन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया तब न सिर्फ उनका कैंसर ठीक हो गया बल्कि उनमें भी HIV से इम्यूनिटी आ गई। इस तरह के ट्रीटमेंट उन कंपनियों की फंडिंग से भी संभव हो पाते हैं, जिसके लिए उनका आभार मानना चाहिए। ये कंपनियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली लैब सेटअप करवाती है जहां लगातार प्रयोग किए जाते हैं। डॉक्टर सुसुम टोनेगावा और उनकी टीम ने चूहों पर एक रिसर्च की और देखा कि टारगेटेड मेमोरी डिलीट की जा सकती है या नहीं। कोई ऐसी खास बात जिसकी याद आपको तनाव या अवसर से भर देती है, उसे भुलाया जा सकता है। इस अपोडोजेनेटिक्स कहा गया क्योंकि इसमें लाइट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पहले मेल चूहों को एक कमरे में रखकर लगातार शॉक दिया गया ताकि इस खास कमरे से वो डरने लगे। इसके बाद उनको एक अलग कमरे में फीमेल चूहों के साथ रखा गया ताकि वह शॉक वाली घटना से बाहर आ सके। इस कंडीशन में उनके दूसरे ब्रेन सेल एक्टिवेट हुए, इन्हें हैप्पी सेल कहा गया। इसके बाद उनको वापस पहले कमरे में रखा गया, लेकिन अब एक लेज़र बीम की मदद से उनके ब्रेन के हैप्पी सेल को एक्टिवेट कर दिया गया। अब उनको किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। इस तरह की शॉक वाली मेमोरी डिलीट करने में कामयाबी मिली। कुल मिलाकर मानव सभ्यता के विकास में बहुत से जेनेटिक म्यूटेशंस हुए जिनका आधार नेचुरल सिलेक्शन रहा। इनकी वजह से हमारे शरीर में फैट स्टोर होने लगी। हमने खतरे को समझना और डरना सीखा। हमारी बॉडी सोडियम और वाटर रिटेंशन करने लगी और ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बना। लेकिन आज ये सब मॉडिफिकेशन हमें नुकसान करने लगे हैं। हो सकता है कि जेनेटिक्स पर होने वाली रिसर्च शायद एक दिन इसका हल ढूंढ पाए और आज के वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल पाए, लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर ज़रूर इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करें? ऐसा सोचिए कि आप भी अपने पूर्वजों की तरह शिकार करके और भोजन को स्टोर करके जी रहे हैं और उनकी तरह लाइफ स्टाइल फॉलो करें। फल, सब्जियां, मीट और मेवों का सेवन कीजिए क्योंकि ये भोजन का नेचुरल सोर्स है। हम यही खाने के लिए बने हैं। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। खुद को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करिए।